हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग आज फिर से लेके आ गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, और आप लोग भी साथ में इन सवालों को अटेम्प्ट कीजिए, साथ में सवालों का जवाब दीजिए, ताकि आपके अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा आएगी और मोटिवेट आएगी, ताकि आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकें। चलिए पहले सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका है, बोल क्या रहा है कि बाहरी कान कहलाता है। तो हमारा जो कान है, कान जो ये बाहरी वाला पोर्शन होता है कान का, ये बाहरी वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो इसको देखिए, ये वाला सवाल बार बार आपका रिपीट कर रहा है, तो इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका बार बार रिपीट कर रहा है गाइज कि बाहरी कान क्या कहलाते हैं। तो बाहरी कान आपका देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि बाहरी कान क्या कहलाएंगे, कर्ण पल्लव कहलाएंगे, जो आपका बाहर वाला जो होता है पोर्शन। और इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना बोलते हैं बाहरी वाला पोर्शन को। ये मैमेलियन ग्रुप के जितने भी लोग हैं उसमें पाया जाता है। चलिए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन आप देखिएगा, पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है कूलम। तो आप लोग इसका जवाब देते चलिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है गाइज? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। तो गाइस विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। चलते हैं कुछ और जानते हैं, जैसे ओम है, तो ओम का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम जो आपका हो जाएगा, ओम का मात्रक क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा ओम जो हो जाएगा, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपका किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा। एम्पेयर जो है ये आपका किसका मात्रक हो जाएगा? ये आपका धारा का मात्रक हो जाएगा। एम्पियर आपका धारा का मात्रक हो जाएगा। वोल्ट जो है, वोल्ट ये आपका हो जाएगा विभवांतर का। वोल्ट किसका हो जाएगा? विभवांतर। वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का। तो चलिए फिर से अगले सवाल में, तो इस सवाल का जवाब का क्या हो जाएगा? आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग इजी सवाल को लेके आए हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना बोला है? तो देखिए वायु जो है, ये जो वायु है ये गैसों का मिश्रण होता है। पहला सवाल ये पूछता है कि इनमें से कौन यौगिक नहीं है, तो वायु क्या होता है आपका? मिश्रण होता है। वायु गैसों का मिश्रण होता है जिसमें बहुत सारा गैस पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना मात्रा में पाया जाता है? 78% में पाया जाता है। तो आपको बोला कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा देखिए बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल था। इसका मात्रा कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा, 21% हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है? केमिस्ट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 28 दिया, परमाणु संख्या 28 दिया है, तो उसकी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उसका आपको ईसी करने बोला है, उसका आपको क्या करने बोला? ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बोला है। तो आपका दिया कितना हुआ है? परमाणु संख्या 28 दिया हुआ है। आप इसको इजीली अगर कीजिएगा, देखिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको दे दीजिए, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको बांट दीजिए। अब बचा कितना? तीसरे कक्ष में आप इसको 2 8 18, ये आपका एक नियम है बांटने का। या फिर इसको आप इस तरह भी बांट सकते हैं। एक और तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। क्या होता है? 1:2 होता है, 2:2 होता है, 2p6 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3p6, 4:2, उसके बाद 3d जितना एलिमेंट बचा। देखिए आप अगर काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना? 2 2 4 8 6 10, 2 2 4 8 6 10, 10 10 20 और 8 में तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह भी इसका इसी होता है। तो देखिए 2 8 18, 2 8 18 कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 2 18 8 होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 8 18। दूसरा नंबर ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? 8 2 18, ये होगा नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? 18 2 8, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 2 8 18 हो जाएगा। चलते हैं 5वां सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि किसी वस्तु की गति के कारण उनमें पाया जाता है। कोई वस्तु गति कर रहा है, कोई वस्तु गति में है और उसके कारण उनमें क्या पाया जाएगा? तो क्या उसमें प्रकाश ऊर्जा पाया जाएगा, या फिर उसमें ध्वनि ऊर्जा पाया जाएगा, या फिर उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाएगा, या फिर उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा? देखिए बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन तो क्या है कि गति के कारण। तो गति के कारण आपका कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? देखिए गति उधर भी है, गति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गति के कारण उसमें क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ही बोलते हैं, के ही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 12 mv²।
काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² हो जाता है। ये आपका गतिज ऊर्जा है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है गाइस। उसके बाद देखिए आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ये, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? mg। बहुत सिंपल सा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोग देख के ही बहुत सारे बच्चे का अब तक जवाब आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का देखिए ऑप्शन जवाब आ रहा है गाइस कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए कितना आसान सा सवाल है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन एग्जाम में यही सवाल आपका सिरदर्द बन जाता है। तो हम लोग उस हर एक सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए हर एक तरह का सवाल को लेकर हम लोग एग्जाम से पहले उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे गाइस। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए, क्या एक नियम है, क्या दो नियम है, या तीन नियम है, या फिर चार नियम है? सबको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। क्या जब कोई चिकनी सतह पर कोई एक चमकीला सतह होता है, एक परावर्तक सतह होता है, उसमें जब प्रकाश की किरणें आती है, जितने एंगल पे आती है वो उतने ही एंगल बनाते हुए वो वापस लौट जाती है। और इसके बीच में एक ये क्या होता है? अभिलंब होता है, जो 90 डिग्री का होता है। तो इसको बोलेंगे ये जो कोण बनेगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण को बोलते हैं एंगल आई बोलते हैं, आपतन कोण। इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। तो देखिए इसका नियम क्या, कितना नियम होता है? दो नियम होता है। एक नियम क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है, यानी आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही हो जाएगा। और ये पूरा सब चीज एक ही तल पे होता है, ये दूसरा नियम होता है। तो कितना नियम हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों का आ रहा था, सही जवाब है, सबका जवाब बिल्कुल सही है गाइस। चलते हैं अगले सवाल में। बस आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, आप लोग को डट के रहना है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। बस जब तक आप अपने आप से अगर हार नहीं मानिएगा, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि पादप कोशिका में खाली जगह बोला है कि खाली जगह में क्या हो जाएगा? आपका चारों ऑप्शन में से छोड़कर सभी होते हैं। इन चारों में से 3 होगा, सिर्फ एक ऐसा चीज होगा जो पादप कोशिका में नहीं होता है। तो देखिए पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, ये भी होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका है, जिसको वैक्यूल बोलते हैं, खाली जगह। और चौथा ऑप्शन क्या है? केंद्रक। तो देखिए कोशिका है तो उसमें केंद्रक होगा ही, ये भी होगा। तो देखिए पादप कोशिका में जो वैक्यूल होता है ना, ये वैक्यूल बड़ा नहीं होता है, बल्कि वैक्यूल क्या होता है? रिक्तिकाएं क्या होता है? छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। बल्कि बड़ी रिक्तिका है ये आपका किसमें पाया जाता है? बड़ी रिक्तिका है ये आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है गाइस। किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो क्या बोला था कि किस एक को छोड़ करके, तो किसी को छोड़ करके, तो किसको हम लोग छोड़ेंगे? बड़ी रिक्तिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 8वां सवाल में फटाफट हम लोग इसको अटेम्प्ट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि वायुमंडल का जो CO2 है, वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। प्रासरण तो होगा नहीं गाइस, प्रासरण नहीं होगा, अंतःशोषण भी नहीं होगा, तो आपका बचा क्या? सक्रिय परिवहन भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी। तो किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम में लिख लीजिएगा। जो पॉइंट आपको अगर याद ना हो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? कॉपी कलम में लिख लीजिएगा, ताकि उसको आप बाद में देख करके उसको याद कर सके। तो किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तियों में प्रवेश करता है। फिर चलते हैं अगले सवाल में गाइस। सवाल नंबर आपका कितना है? सवाल नंबर आपका 9वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 क्या है कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल किसको बोलते हैं? जो आपका जो कोशिका है, कोशिका का जो बाहरी लेयर होता है ना, कोशिका का बाहरी लेयर, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। फिर कौन से कोशिका का? जंतु कोशिका का नहीं गाइस, बल्कि पादप कोशिका का। पादप कोशिका का जो बाहरी लेयर होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि कवकों, जो आपका कवक होता है ना, फंजाई, फंगस, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए कौ से कवक, कौ से कवक, कौ से कोशिका भित्ति, और कौ से भी उसका आंसर हो जाएगा काइटिन हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। बोलिए कूद के बोलिए, कूद के बोलिए, काइटिन काइटिन काइटिन। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना आसान सवाल है, आसान सवाल है। बस इसी तरह के सवाल आएंगे, आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहेगा, सवाल आसान रहेगा। बस आपको जो उसका ऑप्शन जो है वो घुमा देगा। तो हम लोग को घूमना नहीं है, हम लोग को घूमना नहीं है, हम लोग तो कूद के जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना? देखिए हम अब तक सवाल पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे प्रिय जो छात्र हैं उन सबका अब तक जवाब आ भी चुका है। बहुत किसी ने बोल रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है कि बुझा हुआ जो चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल 2, ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो आपका CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? जरा बता दीजिएगा आप लोग। इसको बोलेंगे काली चूना।
क्या बोलेंगे इसको, काली चूना। और आपका जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका किसका सूत्र है गाइस, संगमरमर। उफ, ये संगमरमर सा तरासा हुआ तेरा बदन, जो आप जो शेर जानते हैं, जो संगमरमर, ताजमहल नाम सुने होंगे, संगमरमर। या फिर जो अंडा खाते हैं ना, अंडा, जो रोज अंडे खाते हैं वो हट्टे कट्टे हो जाते हैं। अंडे का जो बाहरी लेयर होता है ना गाइस, अंडे का बाहरी लेयर, वो भी आपका, उसका भी अगर आपको सूत्र पूछे, बाहरी जो लेयर है उसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है। इस कैल्शियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं 20 होता है। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले सवाल में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते फटाफट 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 11वां सवाल आ गया आपके सामने। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दिए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। रुकिए जब तो हम इसको घसका दे रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा ना, इसको यहाँ कर दिए। लीजिए गाइज जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए धारा 2 तरह का होता है। धारा जो हम लोग, देखिए बिहार में ना, एक रीति रिवाज है, खास करके गांव साइड में, वो क्या करते हैं, घरों में गाय के गोबर से उसको बढ़िया से लेपते हैं और उसको अपनी भाषा में उसको क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। उसको सुरजापुरी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। लेकिन ये वो वाली धारा नहीं है। ये कौन सा धारा है, ये बिजली का धारा है। बिजली का धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एक और धारा होता है जिसको क्या बोलते हैं, DC बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एक AC, एक DC, AC DC। ठीक है गाइज, तो क्या प्रत्यावर्ती धारा अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आप कौन सा उपकरण, किस डिवाइस का इस्तेमाल कीजिएगा, किस डिवाइस का इस्तेमाल आपको करने बोला है। तो क्या पहला ऑप्शन क्या, विद्युत मोटर का इस्तेमाल कीजिएगा, या डायनेमो का इस्तेमाल कीजिएगा, या वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कीजिएगा, या अमीटर का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र, सब बहुत सारे छात्रों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, डायनेमो का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका इस्तेमाल कीजिएगा गाइज, डायनेमो का। और बिल्कुल सही है। अगर आप DC क्या बोलते हैं, दुष्ट धारा का भी अगर इस्तेमाल कीजिएगा, दुष्ट धारा को भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डायनेमो का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस डायनेमो का थोड़ा बनावट अलग होता है। ये कौन सा डायनेमो हो जाता है, ये DC डायनेमो हो जाता है गाइस। चलते हैं अगले सवाल में। अब बताइए, अगर आपको AC पूछे या फिर आपको DC पूछे तो क्या कोई भी आप सवाल को छोड़ के आइएगा क्या, कभी नहीं छोड़ के आना है। चलते हैं 12वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एड्स जो है, एड्स एक घातक बीमारी है। ऑब्वियसली बहुत घातक बीमारी है। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि किसी को ना हो, जो खाली जगह द्वारा होती है। खाली जगह में अब जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे बिठाना है। आप ऑप्शन में आपका पहला क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, दूसरा कवक के कारण होता है, तीसरा जीवाणु के कारण होता है, और चौथा विषाणु के कारण होता है। आ सकते हैं। तो देखिए एड्स ना एक बीमारी होता है, घातक बीमारी होता है। और ये किसके कारण होता है, ये आपका किसके कारण होता है गाइस, ये होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण। देखिए लास्ट में क्या है, वायरस। तो ये बीमारी किसके कारण होता है, वायरस। और वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं गाइस। तो आपका एड्स किसके कारण होता है, आपका वायरस के कारण होता है। और जो एड्स जो है, इसका अगर पूरा आपको नाम बोले तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं 12वां सवाल में। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलते हैं 13वां सवाल में। 13वां सवाल क्या है आपका, 13वां सवाल देखिए आसान सवाल है, हालांकि देखने में बड़ा लग रहा है। जब भी अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है, उस सवाल को बढ़िया से पढ़ना है और उसका जवाब को बढ़िया से पढ़ना है। फटाफट में नहीं जाना है। फटाफट के चक्कर में पता चला कि आप गलती करके आ गए तो आपको फटाफट नहीं करना है, थोड़ा आहिस्ते। आपको बहुत वक्त मिलता है। और आपको कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होगा तो उसमें तो और ज़्यादा वक्त मिल जाता है। देखिए क्या, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्योंकि उदासीन किसको बोलेंगे, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए आपको उदासीन नहीं होना है, आपको चार्जेबल होना है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन आपके अंदर चार्ज होना चाहिए। जो आदमी उदासीन होता है वो बहुत खतरनाक होता है गाइस। तो आपको उदासीन नहीं होना है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। अब देखिए परमाणु विद्युत का उदासीन क्यों होता है, रीज़न क्या है पहले बताइए। परमाणु तो क्या रीज़न है कि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होगा, क्या ये रीज़न हो सकता है। या फिर दूसरा रीजन कि कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन के बराबर होगा। या फिर तीसरा ऑप्शन कि कुल इलेक्ट्रॉन कुल न्यूट्रॉन के बराबर होगा। या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए एक परमाणु में ना जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये बात तो हम जानते हैं, ये बात सबको जानता है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसमें, किसी भी परमाणु में। अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये माइनस में होता है और प्रोटॉन जो होता है ये प्लस में होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है
बराबर यहाँ पे 10 प्रोटॉन प्लस में है। अगर -10 +10 आप काटिएगा तो बचेगा कितना गुरु, 0 बचेगा। 0 का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं मतलब उदासीन। तो उदासीन होने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना उसका प्रोटॉन होना चाहिए। तो कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होगा। बिल्कुल सही, यही वाला जवाब हो जाएगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर कुल बराबर होगा तो वो क्या हो जाता है, विद्युत उदासीन हो जाएगा। रिजल्ट समझ गए, क्योंकि दोनों बराबर होता है और चार्ज अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम किसमें हो जाता है, माइनस में होता है। और सेम टू सेम ये प्रोटॉन में भी होता है, खाली वो प्लस में हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल में, मेरे ख्याल से हम बढ़िया से आप लोग को बता पाए। चलते हैं 14वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 14 एक जगह है, क्या नाम है इसका, झरिया किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मतलब किसी नहीं, आप समझ जाइएगा किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहले तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो झरिया जो है ना जी, ये झरिया आपका कहाँ है, ये झारखंड में बाटी। कहाँ बाटी, झारखंड में बाटी। झरिया आपका झारखंड में बाटी। झौ से झरिया, झौ से झारखंड। और देखिए जो ही झारखंड यहाँ आया, सबके दिमाग में कूद के आ गया, सबके दिमाग में उछल के बोल रहा है कि सर ये तो वही ना झारखंड है, ये वही ना झारखंड है जहाँ से हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ये वही झारखंड है जहाँ से किसका उत्पादन होता है, कोयला का उत्पादन होता है गाइस। किसका उत्पादन, और कोयला का। एक बात तो और आप जान लीजिए कि झारखंड जो है कोयला के उत्पादन में भारत में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर आपको सवाल पूछ दे कि कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अब बताइए झारखंड में कोयला उत्पादन हो रहा है, तो झारखंड के अंदर झरिया है, तो बताइए वो झरिया किसके लिए फेमस हो जाएगा, बताइए जी झरिया किसके लिए फेमस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कोयला। जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। बिल्कुल। अगर आपको पूछ दे कि पन्ना किस लिए फेमस है, पन्ना वो पेज का पन्ना नहीं, पन्ना एक जगह है, तो पन्ना किसके लिए फेमस है गाइस, तो पन्ना आपका हीरा के लिए फेमस है। अच्छा एक मूवी देखे होंगे आप लोग, एक मूवी रॉकी भाई नहीं, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये किसके लिए फेमस था, ये आपका सोना के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था, सोना के लिए। KGF मूवी बहुत गजब का मूवी है। चलिए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14। अभी फिलहाल आप लोगों को कोई मूवी नहीं देखना है, बस पूरा ध्यान आपको, पूरा फोकस आपको किस पे रखना है, पढ़ाई पे रखना है, पढ़ाई पे। देखिए सवाल है आपका मास्टर से, क्या बोल रहा है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। देखिए आप आज तक आप लोग तो पढ़े थे कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन अब जो सवाल बनाने वाला है ना, वो आपका भी मास्टर है, क्योंकि आप जो मास्टर बनिएगा वो आपका भी मास्टर है। तो उसने क्या सवाल पूछ दिया कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इस सवाल का जवाब का क्या हो जाएगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, किसी और को नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कलम में उतार लीजिए, ये बहुत VBI पॉइंट है, बहुत VBI है। आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं गाइस। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत लॉजिक वाला सवाल है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो रीज़न देखिए बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर कोई बोल रहा है कि प्रकाश का वन विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश का परिकिरण के कारण। देखिए अभी ज़्यादा आप लोग को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा देर हो रहा है, तो देखिए फटाफट आपको बताते चलेंगे। और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, कॉपी कलम में उतार लीजिएगा, ताकि दोबारा जब आप अपना कॉपी को पलटें तो आप उसको क्या करें, वो आपको दिखाई पड़े और आपको याद रह जाए। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे आपका क्या होता है, टिमटिमाते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला कैसे भूल सकते हैं इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, 1/b 1/v + 1/u = 1/f, यही ना होता है। और लेंस फार्मूला क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका थोड़ा एक चीज़ बदल जाता है और चिन्ह बदल जाता है। 1/v 1/v - 1/u = 1/f, यानी 1/v - 1/u = 1/f, ये हो जाता है आपका लेंस हो जाता है। ये आपका दर्पण नहीं है बल्कि आपका लेंस है। तो हमको क्या मिला था, दर्पण फार्मूला। देखिए मिला, ये कहाँ है, 1/v - 1/u = 1/f। ये तो आपका दर्पण सूत्र होगा नहीं, ये तो आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। 1/v + 1/u = 1/f, बिल्कुल ये सही जवाब है। अब आगे और भी देख लेते हैं गाइस, क्या है, 1/v = 1/f - 1/u। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी इसी से डेरिवेट किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 1/v बराबर, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/f - 1/u। इसका मतलब ये दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बच्चे यहीं पे मार खाते हैं,
बच्चे यही मार खाते हैं। जो ही वो देखा कि अच्छा ऑप्शन नंबर बी में है तो उसको टिक मार दे और आगे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको चारों का चारों ऑप्शन पढ़ना है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्शन सूत्र। चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 किधर है? वर्ण विक्षेपण किस चीज से संभव हो सकता है? वर्ण विक्षेपण किस चीज से संभव हो सकता है? देखिए विक्षेपण का मतलब प्रकाश का फैलना किस चीज से संभव होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्रिज्म से हो जाएगा। किससे? प्रिज्म से हो जाएगा। जब आप प्रिज्म में गाइस क्या करते हैं? प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को पार करते हैं, श्वेत प्रकाश को, तो ये आपका श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है? ये आपका 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंग में? 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश के 7 रंगों में बटना, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी वर्ण विक्षेपण आप किस में कर सकते हैं? प्रिज्म में कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 19 कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक। तो गुरुत्वीय त्वरण किसको बोलते हैं? बुच्चन वाला जी को। बुच्चन वाला जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। और एक जो आपका है बरका वाला जी है, जिसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? 6.673 होता है इंटू 10⁻23। 6.673 हम लोग बता रहे थे। ये जो आपका कैपिटल जी है, कैपिटल जी, इसका मान कितना हो जाएगा? छोटका जी का तो आप लोग को मान बता ही थे। छोटका जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। मीटर पर सेकेंड आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। लेकिन आपका बरका जी जो होता है, जिसको बरका जी जो इसको बोलते हैं, जिसको कैवेंडिश ने दिया था, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, गुरुत्व नियतांक बोलते हैं, इसका मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये आपका हो गया किसका मान? आपका कैपिटल जी का मान। और इस कैपिटल जी को दिया था किसने? कैवेंडिश। किसने दिया था? कैवेंडिश ने दिया था। कैवेंडिश ने, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए गुरुत्व त्वरण का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये नहीं होगा गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, तीसरा ऑप्शन नंबर सी में देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ऑप्शन। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन से खेला हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी एंड सी दोनों हो जाएगा। बी एंड सी दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में और लास्ट सवाल में चलते हैं। लास्ट सवाल क्या है? लास्ट सवाल आपका क्या है? किधर गया लास्ट सवाल आपका? कि इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस सवाल का जवाब कि नेत्र के किस भाग को दान किया जा सकता है? नेत्र के किस भाग को दान किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि क्या इसका आंसर होगा। चल फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए दोस्तों, जितना पढ़िएगा उतना फ़ायदा होगा, जितना पढ़िएगा उतना ही फ़ायदा होगा आपका।